Hello, my dear students. My name is CA अक्षय मंत्री एंड वेलकम टू इको ज्ञान बाय एके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3A, दैट इज योर डिमांड एनालिसिस। है ना? ये चैप्टर जो है ये आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कम से कम 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 12 मार्क के लिए आ सकता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा चैप्टर हमारे लिए बन जाता है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3 डिमांड एनालिसिस। इसके पहले चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का भी रिवीजन वीडियो मैंने डाल रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में आप वो भी जाके देख सकते हो। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। बहुत ही बढ़िया डिटेल एक अच्छे से हमने जो है चैप्टर नंबर 2 दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस का रिवीजन वहां पे कर रखा है। इस पूरे यूटिलिटी एनालिसिस वाले वीडियो में एंड डिमांड एनालिसिस वाले दोनों वीडियोस के अंदर मैं आपको जो है हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझाने वाला हूँ। प्लस मैं हर एक चीज की न्यूमोनिक भी आपको देने वाली हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को जो है याद रख सकते हो। एक ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा इन सभी सवालों को याद करना। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर को, बिकॉज आपको एग्जाम में ये चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ के जाना नहीं चाहिए। है ना? तो चलो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। देखो, जनरल टर्म्स में डिजायर को ही अपन डिमांड बोलते हैं कि जो मेरी इच्छा है वो मेरी डिमांड है, जो मेरी इच्छा है मैं उसको क्या बोल दूंगा, डिमांड बोल दूंगा। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर डिजायर को कभी भी डिमांड नहीं माना जाता है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिजायर के पास अगर समझो डिजायर को दो चीजों का बैकअप है, बैकअप यानी कि सपोर्ट है। कौन सी दो चीजें? एक होती है विलिंगनेस और एक होता है एबिलिटी टू पे। विलिंगनेस मतलब क्या कि मैं उतना पैसा देने को तैयार हूं क्या, और एबिलिटी मतलब क्या, मेरे पास उतना पैसा है क्या। राइट, अगर ये दोनों चीजें मिल जाती है तभी जाके आपकी डिमांड बनती है। राइट, सो डिमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, ऐसा अपन बोल सकते हैं। सबसे पहला होता है डिजायर एंड इट शुड बी बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। है ना? जब ये तीनों चीजें मिल जाए तभी जाके अपन उसको क्या बोलते हैं, एक इफेक्टिव डिमांड बोलता है। एंड वेन एवर देर इज अ डिमांड इट मीन्स देर इज इफेक्टिव डिजायर। ओके, यस। सो डिमांड एक इफेक्टिव डिजायर मानी जाती है। जो डिजायर सच्चाई में डिमांड बदल जाए, है ना, उसको दो चीजों का सपोर्ट चाहिए, एक होता है विलिंगनेस, दूसरा होता है एबिलिटी टू पे। बेनहम की यहाँ पर डेफिनेशन है डिमांड की। ये डिमांड की डेफिनेशन आपको जहां भी डिमांड का क्वेश्चन आया जाए वहां पे लिखनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेनहम डिमांड क्या होता है? डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस। एट अ गिवन प्राइस मतलब हर एक प्राइस के हिसाब से आपकी डिमांड चेंज होती है। इज द अमाउंट ऑफ इट, अमाउंट ऑफ इट मतलब क्वांटिटी, है ना। हर एक प्राइस पे एट अ गिवन प्राइस, जो भी उसका प्राइस होगा उस प्राइस पे कुछ क्वांटिटी आप उसका जो है वो खरीदने वाले हो। है ना? वो कौन सा क्वांटिटी होगा? दैट क्वांटिटी विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम। है ना? एट दैट प्राइस, उस पर्टिकुलर प्राइस पे आप कितने क्वांटिटी उस चीज के खरीदने को तैयार हो, उस अमाउंट को हम क्या बोल सकते हैं? डिमांड बोल सकते हैं। एट अ गिवन टाइम पीरियड, विद इन दैट टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के अंदर, है ना, 8 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, कितने की आपकी डिमांड है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो जब भी अपन डिमांड की बात करते हैं तो तीन चीजें बतानी पड़ती है, एक होता है प्राइस, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है आपका टाइम पीरियड। है ना? ये तीन चीजें अपन डिमांड के केस में जनरली बताते हैं। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे जो छोटा सा सवाल पूछा जाता है, जो डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको आ सकता है, दैट इज योर इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। है ना? इंडिविजुअल डिमांड समझने से पहले ये समझते हैं सर डिमांड शेड्यूल किसे बोला जाता है। शेड्यूल का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है दैट इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। है ना? शेड्यूल का मतलब क्या होता है? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। और डिमांड शेड्यूल मतलब ऐसा ऐसा टेबल जो अपने को प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताने का काम करता हो, उस टेबल को अपन क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल बोल सकते हैं। ओके, यस। इस डिमांड शेड्यूल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसे बोला जाता है? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, जो अपने को एक इंडिविजुअल की डिमांड बताता है एट अ गिवन प्राइस। अलग अलग प्राइसेस पे एक इंडिविजुअल उस प्रोडक्ट का कितने कितने क्वांटिटी डिमांड करने वाला है, ये बताने वाला एक टेबल, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। जहां पे क्वेश्चन आप देख सकते हो कि प्राइस दिया है कमोडिटी एक्स का 10 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए, 2 रुपए, और इन अलग अलग प्राइसेस के ऊपर कमोडिटी एक्स का कितना क्वांटिटी उन्होंने डिमांड किया है। किसने? एक इंडिविजुअल ने। वो हमको यहाँ दिया हुआ है कि 10 के ऊपर एक करेगा, 8 रुपए हो जाएगी तो 2 करेगा, 6 रुपए हो जाएगी तो 3 क्वांटिटी करेगा, 4 रुपए हो जाएगी तो 4 क्वांटिटी करेगा, और 2 रुपए हुए तो 5 क्वांटिटी करेगा। राइट, तो अलग अलग प्राइसेस पे आपका डिमांड जो है वो चेंज होते जा रहा है। और एक इंपॉर्टेंट बात अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप, तो जैसे जैसे आपकी कमोडिटी का यानी कि प्रोडक्ट एक्स का प्राइस चेंज होते जा रहा है, वैसे वैसे आपका उस कमोडिटी का जो डिमांड है वो भी बढ़ता जा रहा
है। सो यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं और इससे हमको ये समझ में आता है कि आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप माने क्या कि एक चीज अगर बढ़ती जाएगी तो दूसरी चीज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दैट मीन्स योर इकोनॉमिक वेरिएबल, है ना, इकोनॉमिक वेरिएबल, एक इकोनॉमिक वेरिएबल जो बढ़ता जा रहा है और दूसरा इकोनॉमिक वेरिएबल कम होता है, या फिर फर्स्ट इकोनॉमिक वेरिएबल कम हो रहा है और दूसरा अगर बढ़ते जा रहा है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, हम उसे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है ना। जब मैं इस शेड्यूल को ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगा, इस शेड्यूल का जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो उसे मैं क्या बोल दूंगा, इंडिविजुअल डिमांड कर्व मैं उसे बोलने वाला हूं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो अपन जो है सिंपली हमारे एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर हमको लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस के ऊपर हमको लिखना है प्राइस, है ना। अभी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, जहां पे आप देख सकते हो दैट इज 1 2 3 4 5 इज योर क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस इज योर 2 4 6 8 10। तो हमने जो है एक्स एक्सिस पे लिख दिया दैट इज 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे लिख दिया 2 4 6 8 10, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को इंटरसेक्ट करने का काम करेंगे। जैसा लेट से हमने बोला कि 10 रुपए के प्राइस के ऊपर कितना क्वांटिटी डिमांड किया जाएगा, 1 क्वांटिटी, सो 10 एंड 1 ये हमने कॉम्बिनेशन बना लिया। 8 एंड 2 का कॉम्बिनेशन बन गया, 6 एंड 3 का बन गया, 4 एंड 4 का बन गया, 2 एंड 5 का बन गया। जो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है बस इसका हमने क्या कर दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दिया। एंड जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इन सभी कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट करता हुआ हमने एक डिमांड कर्व डाउन यहाँ पे कनेक्ट बनाया। और ये डिमांड कर्व हमको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, दैट इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज ओरिजिन के साइड से ही हमेशा कर्व जो है बनते हैं, कोई भी कर्व ओरिजिन की ओर जाता नहीं है ना। तो हमेशा जो भी कर्व आप ड्रॉ करते हो वो हमेशा ओरिजिन के साइड से होता है, और ओरिजिन का साइड मतलब इस साइड से, दैट मींस इट इज ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ये जो डिमांड कर्व डी डी यहाँ पे बन चुका है दैट इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व विच इज योर लेफ्ट टू राइट। हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसके बाद आता है दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड किसे बोला जाएगा, टोटल डिमांड फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, है ना। अलग अलग प्राइसेस पे एट अ गिवन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना, अलग एक प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस पे सभी कंज्यूमर्स ने, सभी कस्टमर्स ने मिलकर कितना क्वांटिटी मार्केट में उसका डिमांड किया, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, मार्केट डिमांड बोल सकते हैं। और मार्केट डिमांड के इस टेबल को, इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को, जहां पे प्राइसेस का और अलग अलग कंज्यूमर्स के डिमांड का टोटल हमको बताया जाए, उस शेड्यूल को अपन क्या बोल सकते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोल सकते हैं, है ना। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो अपने को जो है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज बताता है कि लोग कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, है ना, बाय ऑल द कंज्यूमर्स। कौन से कंज्यूमर्स, ऑल द कंज्यूमर्स, सभी कंज्यूमर्स ने मिलके कितना क्वांटिटी बाय किया है ना, एट डिफरेंट प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल बोल सकते हैं राइट। जहां पे हमको एग्जांपल में देखो प्राइसेस ऑफ जो हमने ऊपर देखी वही रखी गई है, बट यहाँ पे जो है हमारे एक कंज्यूमर्स ने, बल्कि कितने मार्केट के अंदर 3 कंज्यूमर्स है, दैट इज ए बी एंड सी, इन तीनों का मिला के कितना डिमांड बन जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड, जो यहाँ पे इस टोटल के फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो है एक हॉरिजॉन्टल समेशन करने वाले, क्या करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड, है ना। जैसे लेट से 10 रुपए के प्राइस पे मार्केट का डिमांड कितना है ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 + 10 + 15 आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिल जाएगा 30। 30 इज योर मार्केट डिमांड। 6 रुपए के प्राइस पे कितना है बोलने के बाद में 15 ए का डिमांड है, 20 बी का डिमांड है और सी का डिमांड है 25, तो इन दोनों का टोटल कर देंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा दैट इज मार्केट का डिमांड कितना हो गया, 60 हो गया, है ना। जैसे जैसे आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करना कि जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रही है वैसे वैसे मार्केट की जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है। इट मींस देयर इज अगेन एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इन केस ऑफ योर मार्केट डिमांड, है ना। यस, ओके। और इसी मार्केट डिमांड को जब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने लगता हूं तो यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगेन जो है मेरा जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाता है डिमांड कर्व विच इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप देख सकते हो 10 रुपए के प्राइस के ऊपर 30 का डिमांड था, है ना, 8 रुपए के प्राइस के ऊपर 45 का था, 6 रुपए के प्राइस पे 60 का डिमांड है, 4 रुपए के प्राइस पे जो है 75 का डिमांड था एंड 2 रुपए के प्राइस पे 90 का डिमांड है। इन सभी इंटरसेप्ट्स को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पे जो मेरा डिमांड कर्व बन जाएगा दैट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व विच इज अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व, दैट इज डी इज योर मार्केट डिमांड कर्व। एंड यहाँ पे डी का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, जो एक इंडिकेट कर रहा है हमको दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन का ये सवाल यहाँ पे आपका खत्म होता है। बोर्ड एग्जाम्स में सवाल आज से पहले पूछा गया है और इस बार भी आ सकता है राइट। चलो
आगे बढ़ते हैं। दैट इज सबसे पहला सवाल जो हमको यहाँ पे करना है। यहाँ पे हमने बार बार बोला कि डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ऐसे कौन से रीजंस है जिस वजह से आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाता है, ये हमारा सबसे पहला सवाल है। दैट इज रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, राइट। इसको याद करने के लिए हमने न्यूमोनिक भी यहाँ पे बना रखा है। दैट इज डिमांड इज स्लोपिंग मोर नेचुरली, राइट। क्या बोला हमने? रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का न्यूमोनिक क्या है? डिमांड इज स्लोपिंग मोर नेचुरली, दैट इज डिमांड इज स्लोपिंग मोर नेचुरली। आप लोगों को भी मेरे साथ बोलना है, घर वालों को भी समझना चाहिए कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं देख रहा, बल्कि क्या कर रहा है? बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो इसलिए आपको मेरे साथ में आंसर बोलना है, जिससे घर वालों को भी सुनाई जाए कि बच्चा पढ़ रहा है, सच में पढ़ रहा है, सच में पढ़ रहा है। ये तो क्वेश्चन क्या है? रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, और आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डिमांड इज स्लोपिंग मोर नेचुरली। फिर से एक बार बोलो बच्चों, दैट इज डिमांड इज स्लोपिंग मोर नेचुरली। हाँ, डी से क्या आएगा? डी से आएगा दैट इज सबसे पहला, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। आप लोग भी, आपके पास नोटबुक हो, टेक्स्ट बुक हो, जहां भी हो, उसमें हाईलाइट करके रखना। डी से आएगा दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई से आएगा योर इनकम इफेक्ट। एस से आएगा दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एम से आएगा दैट इज योर मल्टीपर्पज यूज। एंड न्यू कंज्यूमर्स, एन से आने वाला है दैट इज न्यू कंज्यूमर्स। डिमांड इज स्लोपिंग मोर नेचुरली, डिमांड के डी से आएगा दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे आएगा दैट इज आई, आई से निकलेगा आपका इनकम इफेक्ट, है ना। स्लोपिंग एस से आएगा दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मोर के एम से आएगा दैट इज मल्टीपर्पज यूज। एंड नेचुरली के एन से आएगा दैट इज योर न्यू कंज्यूमर्स, राइट। यस, तो 5 पॉइंट्स अपने को यहाँ पे याद करने हैं। दैट इज डिमांड इज स्लोपिंग मोर नेचुरली, है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मल्टीपर्पज यूज, एंड देन न्यू कंज्यूमर्स, न्यू कस्टमर्स, आप इसको बोल सकते हो। क्या बोला हुआ है देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से आपका डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? लॉ ऑफ डीएमयू जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, डेज यूनिट नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर, वो हमको क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने जाते हो, वैसे वैसे आपको जो मिलने वाली यूटिलिटी है ना, वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम कम होती जाती है। बच्चों मेरे बातों पे फिर से एक बार गौर करना। क्या बोला गया है लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर? कि जैसे जैसे आप एक एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने लगते हो, वैसे उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो आपका यूटिलिटी है ना, वो क्या होते जाता है? कम कम होते जाता है। इसको हम बोलते हैं दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग होना मतलब कम होना। एडिशनल यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी हमेशा पहले वाले से क्या होगा? कम होगा। अच्छा, इसको कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैं एक यूनिट ज्यादा कंज्यूम करूं तो मुझे फायदा कम मिलेगा। अच्छा, जब फायदा कम मिलेगा तो उस चीज को खरीदने के लिए मैं पैसा भी कितना दूंगा? कम ही दूंगा। इसलिए इन्होंने यहाँ पे बोला है कि कोई भी कंज्यूमर एक एडिशनल प्रोडक्ट तभी खरीदता है जब उसको वो प्रोडक्ट पहले से सस्ते में मिलता है ना। तो इसलिए बोला गया है कि हम लोग जो है वो ज्यादा क्वांटिटी तभी खरीदेंगे जब प्राइस कितना लगाया जाएगा? सस्ता लगाया जाएगा। तो जब कभी भी प्राइसेस कम होती है ना, तो लोगों की डिमांड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ, अभी ये मेरे लिए बिल्कुल भी सुटेबल है, बिकॉज ये अभी सस्ता है ना। बिकॉज मुझे इससे यूटिलिटी कम मिलती है, तो मैं इसको सस्ते में ही खरीदूंगा, मैंने महंगे में खरीदूंगा क्या? नहीं। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जब कभी भी आपका लॉ ऑफ डीएमयू, इस ये रीजन क्यों है? क्योंकि आपका एक एक एडिशनल यूनिट का यूटिलिटी क्या होते जाता है? कम कम होते जाता है। जब यूटिलिटी कम आएगा तो मैं उसके ऊपर जो है वो खर्चा भी कम करूंगा। तो प्राइस जब कम होगी तभी मैं डिमांड ज्यादा करूंगा, वरना मैं डिमांड ज्यादा नहीं करूंगा। यहाँ पे बोला हुआ है दैट MU diminishes with an increase in stock of commodity, hence a consumer will buy more when the price falls, है ना। It implies that demand curve is your downward sloping. सेकंड पॉइंट यहाँ पे बोला है दैट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या बोला है देखो, नॉर्मल गुड्स के केस में ऐसा देखा जाता है कि जब कभी भी ऐसे प्रोडक्ट की प्राइसेस फॉल होती है ना, तो लोगों की परचेसिंग पावर जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। इस वजह से लोगों की डिमांड भी क्या होती है? बढ़ती है ना। लेट्स से अगर एक एग्जांपल पकड़ते हैं सिंपल सा कि एप्पल का, है ना। आपको जो है घर वालों ने बोला बेटा जाओ 100 रुपए के एप्पल लेके आना। अभी आप मार्केट में गए, मार्केट में 100 रुपए किलो अगर एप्पल मिलने लगे, आप कितने किलो मार्केट में, कितने किलो एप्पल घर पे लेके जाओगे? 1 किलो। लेकिन वही एप्पल अगर मार्केट में जाने के बाद में 50 रुपए किलो मिलने लगे, आपको तो बोला था घर वालों ने कि 100 रुपए के एप्पल लेके आना, तो आप अभी घर पे कितना किलो एप्पल लेके जा सकते हो? 2 किलो लेके जा सकते हो, बिकॉज 50 रुपए किलो में आपको एप्पल मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आपको अगर कोई चीज जो है वो सस्ते में मिलने लगी, इसका मतलब है कि आप उस चीज को उतने ही पैसे देके ज्यादा खरीद सकते हो क्या? यस, है ना। तो इस वजह से आपकी जो डिमांड है वो वहां पे क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दैट इज योर सेकंड पॉइंट ऑफ योर इनकम इफेक्ट। थर्ड पॉइंट जो इन्होंने यहाँ पे दिया दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इन्होंने क्या बोला है कि जब कभी भी एक कमोडिटी है उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है ना, तो लोग जो है उसके सब्स्टिट्यूट्स की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, जो उनको कितने में मिलता होगा? सस्ते में मिलता होगा। और जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई, और इसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, है ना।
सो जब कभी भी एक प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ती है तो लोग उसके चीपर सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट होने से इसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो प्राइसेस बढ़ने से डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। और वही अगर उल्टा करते हैं कि अगर समझो पहला जो प्रोडक्ट है वो कम हो गया, उसकी प्राइसेस कम हो गई और उसका जो चीपर दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट था, लोग वहां से भी इसके पास क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को ये अभी क्या लग रहा है, सस्ते में लग रहा है, इस वजह से इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लोग जो है वो अल्टरनेटिव्स पे क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, बिकॉज जो उनको सस्ती मिलती है लोग वही चीज खरीदते हैं, है ना। आप लोगों ने बड़ी बात बहुत बार सुना होगा, सस्ता और मस्ता, हमको चीज चाहिए जो सस्ती हो और अच्छी हो, ऐसी चीज हम खरीदते हैं। तो लोग जो है हमेशा ऐसे ही करते हैं कि जिस भी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ जाती है लोग उसके सब्स्टिट्यूट्स की ओर शिफ्ट हो जाते हैं और उस कमोडिटी की डिमांड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब कभी भी इसकी डिमांड प्राइसेस कम हो जाएगी तो लोग इसके पास क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। जैसा एग्जांपल्स आप देख सकते हो, पेप्सी एंड कोको कोला, आपको दोनों भी चलेगा बट जो सस्ता रहेगा आप वही कंज्यूम करने वाले हो। चाय एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट्स, पिज्जा हट एंड डोमिनोज आर द सब्स्टिट्यूट्स। जो आपको सस्ते में पिज्जा देने लगे, जो आपको ज्यादा ऑफर देने लगे, आप वहां पे क्या हो जाओगे, शिफ्ट होने वाले हो। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है और उस वजह से प्राइसेस कम होने से डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोग भी जो है वो अपने सब्स्टिट्यूट्स को छोड़ के कहीं ना कहीं चीपर सब्स्टिट्यूट्स पे क्या होता है, शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज योर मल्टीपर्पज यूज। मल्टीपर्पज यूज में क्या बोला भाई, एक कमोडिटी है जो कई सारे जगह पे हमको क्या हो सकता है, यूज आ सकता है। तो ऐसी चीजों की जो डिमांड है ना वो बढ़ जाती है जब वो चीजें क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है ना। जब वो सस्ती मिलने लगती है तो लोग क्या सोचते हैं, भाई अभी इसको सस्ता है तो ज्यादा ज्यादा खरीद लो और हर जगह पे हो सके उसका वहां पे क्या करो, यूज करो, है ना। जैसे लेट से एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में, अगर दूध सस्ता हो गया ना तो लोग क्या करेंगे, लोग उसके हर यूज का पूरा पूरा फायदा लेने की कोशिश करेंगे। लोग जो है वो खीर भी खाएंगे, लोग जो है वो मिठाइयाँ भी बनाएंगे, लोग जो है वो पेड़े भी खाएंगे, लोग जो है कुल्फी भी बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, फ्रूट सलाद बनाएंगे, है ना। हर चीज, मिल्क शेक बनाएंगे, श्रीखंड बनाएंगे, दही बनाएंगे, दूध तूप निकालेंगे, सब करेंगे भाई लोग, हर चीज लोग करने की कोशिश करेंगे बिकॉज वो आज क्या है, सस्ता है। वही अगर वो चीज बहुत ही महंगी हो जाए तो लोग क्या करेंगे, लोग जो है बिल्कुल भी उसका कंजम्पशन कम करने लगेंगे और सोचेंगे कि भाई अभी वही यूज करो जहां पे जरूरी है और बाकी जगह करना है क्या नहीं। तो प्राइसेस बढ़ने से लोगों ने उसकी डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया, भाई लिमिटेड यूज करना चाहिए। और वही अगर प्राइसेस कम हुई तो लोगों ने क्या सोचा, अभी जितने भी इसके यूज है सारे के सारे करेंगे बिकॉज अभी ये क्या मिलता है, सस्ते में मिल रहा है। तो मल्टीपर्पज यूज इस तरीके से काम आता है। द लास्ट पॉइंट जो हमको दिया गया दैट इज अबाउट न्यू कंज्यूमर्स, कि मार्केट के अंदर जब भी प्रोडक्ट की प्राइसेस जो है वो फॉल हो जाती है तो नए कंज्यूमर्स मार्केट में क्या हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं। बिकॉज कल तक जिन लोगों को ये चीज महंगी लगती थी, कल तक जो लोग इसको नहीं खरीद रहे थे, आज वो भी लोग इसको खरीदने के आने वाले हैं, क्योंकि आज उनको यही चीज सस्ते में मिल रही है और मे बी आज उनके एबिलिटी टू पे, उनके विलिंगनेस टू पे के अंदर इस चीज को बैठ गई होगी, इसकी वजह से उनकी डिमांड भी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। सो ऐसे 5 पॉइंट दिए गए हैं, व्हाट आर द रीजंस जस्टिफाइंग योर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, दे आर द 5 रीजंस, है ना, जिसके ऊपर आपको जो है अग्री डिसएग्री में सवाल आ सकता है, जिसके ऊपर आपको जो है वो 4 मार्क का सवाल भी पूछा जा सकता है। ओके, क्या है क्वेश्चन, रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज डिमांड इज स्लोपिंग मोर नेचुरली, दैट इज डिमांड इज स्लोपिंग मोर नेचुरली। याद रखने के लिए डिमांड इज स्लोपिंग मोर नेचुरली न्यूमोनिक दिया है, डी से आएगा दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आई से आएगा दैट इज इनकम इफेक्ट, एस से आएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, है ना, एम से आएगा दैट इज मल्टीपर्पज यूज एंड एन से आएगा दैट इज न्यू कंज्यूमर्स, राइट। सेकंड क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड, 5 टाइप्स की डिमांड यहाँ पे अपने को पढ़नी है। इसका एक न्यूमोनिक बना है, न्यूमोनिक इज योर 3 CID, 3 चीजें हैं जो सी से चालू होती है और 2 है आई और डी से, है ना। तो टाइप्स ऑफ डिमांड 5 टाइप से क्या है, न्यूमोनिक 3 CID, है ना। डी से आएगा आपका डायरेक्ट डिमांड, आई से आएगा इनडायरेक्ट डिमांड, 3C एक होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, एक होता है कंपोजिट डिमांड, एक होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। ऐसे 5 टाइप्स ऑफ डिमांड हमको यहाँ पे पढ़ने है। डायरेक्ट डिमांड किसे बोला जाएगा, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी चीजें जब कोई भी कंज्यूमर्स डायरेक्टली किसी चीज के कंजम्पशन के लिए उसकी डिमांड करता है तो उसकी डिमांड को क्या बोल दिया जाएगा, डायरेक्ट डिमांड बोल दिया जाएगा। ऐसा कोई भी कमोडिटी अगर आप डायरेक्टली डिमांड कर रहे हो फॉर द कंजम्पशन, फाइनल कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए जो चीज की डिमांड करी जाती है उस डिमांड को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। अगर समझो कोई भी कमोडिटी कोई पर्सन डिमांड कर रहा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, उसको आपके बिजनेस में उसका यूज करना है, फर्दर प्रोडक्शन में फाइनल गुड्स के बनाने में अगर उस चीज का यूज किया जाएगा तो उसकी डिमांड को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डिमांड, है ना। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोड्यूसर अपन बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरर बोल सकता है, किसी भी चीज का जब डिमांड करता है, रॉ मटेरियल का डिमांड करता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, उस डिमांड को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डिमांड बोलेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट डिमांड का दूसरा नाम अपन डिराइव्ड डिमांड भी बोल सकते है। ओके, दो चीजें बोली, एक होता है डायरेक्ट डिमांड, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड मतलब ऐसी चीजें, ऐसी डिमांड जो एक कंज्यूमर डायरेक्टली अपने कंजम्पशन के लिए कर रहा है। इनडायरेक्ट डिमांड मतलब ऐसी डिमांड जो एक प्रोड्यूसर ने फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो रॉ मटेरियल, जो गुड्स उसको चाहिए, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको चाहिए, उसका उसने डिमांड कर दिया, दैट इज इनडायरेक्ट डिमांड बोला
जाएगा। 3CID सबसे पहला होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड किसे बोला जाएगा? जब दो या दो से ज्यादा चीजों को आप एक साथ में डिमांड करते हो, जॉइंटली उसका डिमांड किया जाएगा, तो उसकी डिमांड को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड बोलने वाले हैं। दो या दो से ज्यादा चीजें एक साथ में, है ना, जुड़ के जिनका डिमांड किया जाएगा, है ना, अगर वो दोनों आएगी तभी उनकी जो वांट है वो सेटिस्फाई होती है, ऐसी डिमांड को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड बोल सकते है। कंपोजिट डिमांड किसे बोला जाएगा? सर ऐसी चीजों की डिमांड, डिमांड फॉर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द मल्टीपर्पज यूजेस, है ना, ऐसी चीजों की डिमांड जिनका यूज मल्टीपर्पज में किया जाता है। ओके, कई सारे जगह पे सेवरल यूजेस जिन चीजों के होते हैं उनकी डिमांड को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट डिमांड। जैसे हमने एग्जांपल में इलेक्ट्रिसिटी या मिल्क बोला है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज योर कॉम्पिटिटिव डिमांड। ओके, कॉम्पिटिटिव डिमांड किसे बोला जाएगा? ऐसी चीजों की डिमांड जहां पे सब्स्टिट्यूट्स की बातें आती है। गुड्स अगर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है और आपने अगर एक चीज की डिमांड करी और दूसरे सब्स्टिट्यूट को आपने छोड़ दिया, तो उनकी डिमांड को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव डिमांड बोलते हैं। जैसा शुगर और जैगरी का यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि साखर आणि गुड याला आपण म्हणू शकतो दैट इज कॉम्पिटिटिव डिमांड। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ डिमांड में कितनी चीजें बोली? तीन चीजें बोली। कौन सी? 3CID याद रखने के लिए रखना है आपको। तीन एपिसोड देखे आपने CID के, ऐसा बोल सकते हो। 3CID, एक होता है डायरेक्ट डिमांड, एक होता है इनडायरेक्ट डिमांड, एक होता है 3C, तीन चीजें हैं C से, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है कंपोजिट, एक होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड, है ना। ये भी आपका 4 मार्क का सवाल बिल्कुल भी यहाँ पे बन सकता है, दैट इज टाइप्स ऑफ डिमांड। ओके, इसके बाद आता है आपका दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, दैट इज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, है ना। 8 मार्क के लिए सवाल बिल्कुल भी पूछा जा सकता है। ओके, क्या है इसका न्यूमोनिक? सर इसका न्यूमोनिक है दैट इज पीपल इन पब्लिक प्लेसेस ईट नाश्ता, है ना। बड़ा ही इजी सवाल है एकदम। ओके, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड? आप लोग जो है घर वालों को सुबह सुबह उठते ही नाश्ते की डिमांड करते हो, और अगर घर पे नाश्ता नहीं मिले तो पब्लिक प्लेस पे जाके नाश्ता करते हो, तो वैसे ही इसको याद रखना है, दैट इज पीपल इन पब्लिक प्लेसेस ईट नाश्ता, है ना। मैं जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे ध्यान देना। पीपल के पी से आएगा दैट इज योर प्राइस, है ना। इन के आई से आएगा दैट इज योर इनकम। पब्लिक प्लेसेस दो है पी हमारे पास में, एक होगा प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होगा प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। ई से आएगा दैट इज एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, है ना। ई से आएगा दैट इज योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ए से आएगा दैट इज योर एडवर्टाइजमेंट, एंड टी से आएगा दैट इज योर टेस्ट हैबिट्स एंड फैशंस। ओके, पीपल इन पब्लिक प्लेसेस ईट नाश्ता। नाश्ता क्या होता है? दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ए से आपका जो है वो फिर से एडवर्टाइजमेंट वाला ही पॉइंट आता है, बिकॉज ए देखो नाश्ते में कुछ चीजें डबल होने वाली है, बिकॉज आपको नाश्ता भी डबल चलता है क्या? यस, जब आपको नाश्ता डबल चलता है तो नाश्ता में वर्ड्स क्यों ना डबल हो जाए, ठीक है, तो इसलिए चलेगा, है ना। नेचर ऑफ प्रोडक्ट ए से, एन से आएगा, ए से आएगा आपका फिर से एडवर्टाइजमेंट, है ना। एस से आएगा दैट इज योर साइज ऑफ पॉपुलेशन। एच से आने वाला है दैट इज योर हैबिट, एंड टी से आएगा दैट इज योर टैक्सेशन, लेवल ऑफ टैक्सेशन, एंड ए से आएगा नाश्ता। ए से क्या आएगा? एनी अदर फैक्टर। ए से क्या आएगा? एनी अदर फैक्टर, राइट। ऐसे हमारे टोटल 11 पॉइंट्स अपने को यहाँ पे याद करने हैं अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। चलो सबसे पहले फिर से इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो बच्चों, किधर ध्यान है तुम्हारा, है ना। मेरे साथ फिर से एक बार आप लोगों को जो है न्यूमोनिक बोलना है ना। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड? 11 डिटरमिनेंट्स अपने को याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? दैट इज पीपल इन पब्लिक प्लेसेस ईट नाश्ता। मेरे साथ आपको बोलना है भाई साहब, घर वालों को पता होना चाहिए ना, पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे घर वाले पूछते हैं ना ऐसे, तो उनको समझना चाहिए बच्चा पढ़ रहा है तो कैसे समझ में आएगा? जब आप मेरे साथ में न्यूमोनिक बोलोगे, मेरे साथ में रिवीजन करोगे। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, मैं आप सुन रहे हो, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, तो सबको मेरे साथ में बोलना है। चलो सब लोग ध्यान दो। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड? पीपल इन पब्लिक प्लेसेस ईट नाश्ता। सब लोगों को फिर से एक दो बार मेरे साथ में बोलना है, तभी जाके याद होगा भाई। 11 पॉइंट याद रखना है ना। व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड? पीपल इन पब्लिक प्लेसेस ईट नाश्ता, है ना। फिर से एक बार बोलेंगे बेटा, पीपल इन पब्लिक प्लेसेस ईट नाश्ता, है ना। पीपल के पी से क्या आएगा? दैट इज प्राइस। सेकंड पॉइंट इज योर इनकम, है ना। देन अगेन 2 पॉइंट से आपके पी से पब्लिक प्लेसेस, पी क्या है पॉइंट? प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ईट ई से आएगा एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ए से आएगा एडवर्टाइजमेंट। टी से आएगा टेस्ट हैबिट्स एंड फैशंस। ईट हो गया नाश्ता। एन से क्या आएगा? नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ए से फिर से कुछ नहीं आएगा आपका, छोड़ दो। एन ए, नाश्ता में एन ए कर लो, ठीक है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट कर लो, नाश्ता का एन ए ले लो, ठीक है। ओके, एस से आएगा दैट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, एच से फिर से आपका हैबिट्स वाला पॉइंट, एंड टी से आएगा आपका लेवल ऑफ टैक्सेशन, एंड ए से आएगा दैट इज अदर फैक्टर्स, राइट। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। क्या बोला है देखो, सबसे पहला पॉइंट बोलता है प्राइस। प्राइस क्या बोला है कि कोई भी कंज्यूमर जब कभी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ जाती है तो डिमांड को क्या कर देगा? कम कर देगा। और वही अगर प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हो गई तो डिमांड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। लोग जो है वो चीजों की प्राइस कम होने के बाद में ज्यादा खरीदने लगते हैं, और प्राइसेस जब ज्यादा हो जाती है तो डिमांड को क्या कर देते हैं? कम कर देते
है। ओके, सेकंड पॉइंट आपको दिया गया है दैट इज योर इनकम। इनकम में क्या बोला गया है, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के केस में जब कभी भी लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, और इनकम कम हो गई तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नॉर्मल गुड्स के केस में हमको यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो दिखाई दे सकता है इन केस ऑफ इनकम, एंड प्राइस के केस में हमको जो है वो एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, पीपल इन, इतना आंसर हो गया। पब्लिक प्लेसेस, अगेन दो पी, प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या बोला है, देखो अगर समझो सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो प्राइसेस है वो कभी भी कम हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, लोग उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, है ना। और दूसरा जो चीपर सब्स्टिट्यूट्स है उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, मतलब जब कभी भी क्या होगा, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर सस्ते प्राइस में अवेलेबल है, दो दो गुड्स होते हैं, देखो सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री की जब भी बात होती है ना तो दो गुड्स अज्यूम करने पड़ते हैं। पहला गुड्स है इसकी प्राइसेस क्या हो गई, कम हो गई, तो जो दूसरा गुड्स है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज अभी सब लोग कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे होंगे, पहला वाला। और वही अगर समझो पहले वाले प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ गई तो दूसरे वाले की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज अभी सब लोग कौन सा कंज्यूम करेंगे, दूसरा वाला, बिकॉज लोगों को वही चीज चाहिए जो क्या मिलती हो, सस्ते में मिलती हो। तो जो चीज सस्ते में मिलती है लोग उसकी क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो इसलिए इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हमको एक डायरेक्ट रिलेशनशिप उनके प्राइस एंड क्वांटिटी में दिखाई दे सकता है। अभी यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी एक प्रोडक्ट की होती है क्या, नहीं, तो एक की होती है प्राइस और दूसरे की होती है क्वांटिटी, है ना। तो एक की प्राइसेस बढ़ेंगी तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और अगर एक की प्राइसेस कम हो गई तो दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज लोग जो है वो चीपर सब्स्टिट्यूट को कंज्यूम करते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दैट इज फोर्थ पॉइंट, योर प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पे क्या बोला गया है, अगेन दो गुड्स होते हैं, एक होता है फर्स्ट और एक होता है सेकंड। अगर समझो पहले प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री किसे बोला जाता है बच्चों, ध्यान दो, कॉम्प्लीमेंट्री उसे बोला जाता है जहां पे आप दो चीजों की डिमांड एक साथ में करते हो। पहला प्रोडक्ट अगर आपने खरीद लिया तो उसके साथ में आपको दूसरा भी चाहिए, तभी आपको पहले प्रोडक्ट का फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसलिए हमें क्या बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है कि पहला प्रोडक्ट की जब प्राइसेस बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट की भी डिमांड को कम कर देते। क्यों, क्योंकि जब लोगों ने पहला ही प्रोडक्ट खरीदा नहीं होगा तो उनको दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत है क्या बच्चों, नहीं है। वही अगर समझो पहला प्रोडक्ट सस्ता हो गया ना तो लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देंगे। क्यों, बिकॉज जब ये सस्ता हो गया तो लोगों ने इसकी डिमांड करी, और जब इसकी डिमांड करी तो इसकी भी डिमांड लोग करेंगे क्या। यस, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कार एंड फ्यूल का, कि अगर समझो कार सस्ती होने लगी तो लोग क्या करेंगे, कार की डिमांड करेंगे, और जब लोग कार खरीद लेंगे तो उसमें डालने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल या डीजल भी तो चाहिए बच्चों, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आपका फ्यूल भी लगेगा क्या। यस, और वही अगर समझो कार महंगी होने लगे तो फ्यूल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज जब लोग कार ही नहीं खरीदेंगे तो फ्यूल खरीदने वाले क्या, नहीं खरीदने वाले, क्या पीना थोड़ी है हमको फ्यूल, हमको तो क्या ये करना था, कार में डालना था, है ना। यस, तो दैट इज योर प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, बहुत ही इजी वे में यहाँ पे नोट्स में लिखा है मैंने, आप लोग भी जो है इन नोट्स को अपने पास जो है वो प्रिंट आउट बोलो या फिर आपके पास लिख भी सकते हो, जिससे आपको ये आगे रेफरेंस में काम आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज योर नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट में क्या बोला हुआ है, अगर समझो अभी चलो पहले अपन ईट पे आते हैं ना, पीपल इन पब्लिक प्लेसेस हो गया, खाने की बात करेंगे, ईट, इसे क्या आएगा, दैट इज एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। अगर समझो कोई भी कंज्यूमर फ्यूचर को प्राइसेस को लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस करता है ना तो उसकी आज की डिमांड को क्या पड़ता है, फर्क पड़ जाता है। लेट्स से बीइंग अ कंज्यूमर मैं अगर सोचता हूँ कि मैं जो प्रोडक्ट खरीदने वाला हूँ ना उसकी डिमांड, उसका जो प्राइस है वो कल को जाके क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, कल वो चीज महंगी मिलने वाली है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको आज ही डिमांड कर दूंगा, तो आज के डेट में मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वही अगर मुझे ऐसा लगता है कि कल को जाके वो चीज जो है वो सस्ती मिलने वाली है तो क्या मैं करूंगा, मैं कुछ दिन का इंतजार कर लूंगा, और जब वो चीज सस्ती हो जाएगी तब मैं उसकी डिमांड करूंगा। राइट, दैट एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, फ्यूचर के प्राइसेस को लेके अगर आपके एक्सपेक्टेशंस है कि कल को सस्ता मिलेगा तो आज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि कल को जाके महंगा हो जाएगा तो आज की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज एक कंज्यूमर हमेशा अपने पैसे बचाना चाहता है। राइट, यस। ए से आएगा दैट इज योर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या बोला है कि जब कभी भी कोई पर्सन, है ना, बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा करने लगता है तो उसकी डिमांड भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और वही अगर अपनी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम कर देगा ना तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम होने वाली है। सो एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, इफेक्टिव सेल्समैनशिप, इन सब से जो है आपके प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। अगर आपने ये सब चीजें नहीं करी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम होने वाली है। ओके, टी से आएगा, हमने बोला दैट इज टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। अगर समझो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो लोगों के टेस्ट और हैबिट्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। कोई भी चीज है जो फैशन की है, जो ट्रेंडिंग है, उसकी डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। और जिन चीजों का टेस्ट, हैबिट्स, फैशन चला गया, जिनको लोगों का कोई लेना देना नहीं है, आजकल लोग वो चीज कंज्यूम नहीं करते, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम होने वाली है।
राइट। तो टेस्ट हैबिट्स, प्रेफरेंस, लाइक्स, डिसलाइक्स, इन सब पे आपकी जो है वो डिमांड क्या करती है, डिपेंड करती है। ओके यस। नेक्स्ट इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा नाश्ता। नाश्ता खाने की बात करेंगे अभी, ईट नाश्ता, इनसे आएगा दैट इज योर नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अगर समझो कोई कमोडिटी ऐसा है जो नेसेसिटी है, और तो उसकी डिमांड कभी चेंज होगी क्या, नहीं होगी, उसकी डिमांड अनअवॉइडेबल है। लेकिन अगर समझो कोई प्रोडक्ट ऐसा है ओके जो कि हमारे प्राइस पे डिपेंड करता है, जो हमारे लिए इतना जरूरी नहीं, हम उनकी डिमांड को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, लग्जरियस हो गया या एकदम बिल्कुल भी हमारे लिए नॉर्मल गुड्स हो गया, तो उनकी प्राइसेस को जो है वो उनके ऊपर जो है उनकी डिमांड को प्राइसेस से फर्क पड़ेगा। लेकिन नेसेसरी प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट प्राइसेस से फर्क नहीं पड़ता। इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस इंक्रीज उनका डिमांड क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में यही बोला है अबाउट द नेसेसिटी गुड्स कि इररिस्पेक्टिव ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इनकी डिमांड कभी भी चेंज होने वाली है क्या, नहीं होने वाली है। ओके, एस से आएगा दैट इज योर साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर किसी एरिया का पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी सिटी का, किसी गांव का, या किसी पूरे कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनका डिमांड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर कहाँ का पॉपुलेशन कम है तो उनका डिमांड भी क्या होगा, कम ही होने वाला है। मतलब सिंपली खाने की भी बात है, अगर लोग ज्यादा होंगे तो खाना ज्यादा लगेगा, नाश्ता ज्यादा लगेगा, और लोग कम होंगे तो नाश्ता भी कम लगने वाला है। ओके, नेक्स्ट आता है दैट इज लेवल ऑफ टैक्सेशन। आखिरी 2 पॉइंट्स बढ़ते हैं। ओके, टैक्सेशन में क्या बोला है कि जब कभी भी गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा देती है तो लोगों की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। बिकॉज टैक्स देने के बाद में लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, लोगों के पास में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है, तो लोग चीजों को खरीदना भी कम कर देता है ना। वही अगर समझो सरकार टैक्सेस को कम कर देगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, तो लोगों की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इन्हीं अदर फैक्टर्स में क्या बोला है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ओके, क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर अच्छी रही तो डिमांड भी अच्छी होगी। ओके, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो डिमांड भी चेंज हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल गई तो डिमांड भी बदल जाएगी, है ना। तो ऐसे अलग अलग 11 पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं, दैट इज योर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। याद करने के लिए न्यूमोनिक क्या दिया, दैट इज पीपल इन पब्लिक प्लेसेस ईट नाश्ता। क्या बोला हमने, दैट इज पीपल इन पब्लिक प्लेसेस ईट नाश्ता। क्या क्या है पॉइंट्स एक बार याद दो बच्चों। पीपल के पी से आएगा दैट इज योर प्राइस, आई से आएगा इनकम, है ना। देन अगेन 2 पी है आपके, एक होता है प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ईट, ई से आएगा एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, ए से आएगा एडवर्टाइजमेंट, एंड टी से आएगा दैट इज टेस्ट हैबिट्स एंड फैशंस। नाश्ता, एन से आएगा दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट, एस से आएगा साइज ऑफ पॉपुलेशन, टी से आएगा लेवल ऑफ टैक्सेशन, एंड ओ से ए से आएगा दैट इज एनी अदर फैक्टर। ठीक है, यस, बढ़िया से आपके यहाँ पे 11 पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस चैप्टर के अंदर जो हमारे लिए बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज योर लॉ ऑफ डिमांड, है ना। आधे घंटे में हमने आधा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, आधा चैप्टर बचा है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बनता है, और लॉ ऑफ डिमांड बहुत बार पूछा गया है विथ इट्स अजम्पशंस और विथ इट्स एक्सेप्शंस। 8 मार्क के लिए आपके एग्जाम में बिल्कुल भी आ सकता है, तो पूरा पूरा ध्यान हमको यहाँ पे चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड किसने बताया, किसने बताया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बताया। कहां बताया, उनकी बुक आई थी, बुक का नाम था दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके अंदर उन्होंने अपने को इसके बारे में बताया, और ये बुक पब्लिश हुई थी 1890 के अंदर। जब भी लॉ ऑफ डिमांड पे क्वेश्चन आए, ये बातें आपको बिल्कुल भी लिख के आनी चाहिए, ठीक है। फिर पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ द लॉ क्या है। तो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ बोला जाता है दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सबसे पहले अजम्पशन है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, दैट इज सिटेरियस पैरिबस हम जिसको बोल सके, ठीक है। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। देखो बच्चों, आप लोगों को जो है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी ऐसा का ऐसा ही एग्जाम में लिख के आना है। आप इसमें अपने ओन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। अगर ओन वर्ड्स को यूज करोगे तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड पूछा गया, स्टेटमेंट लिखना है, और 100% कंपल्सरीली जैसा दिया है वैसा ही लिखना है, बिल्कुल भी चेंजेस करने नहीं है। क्या बोला है, अगर समझो प्राइसेस ज्यादा होंगे, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जितना ज्यादा प्रोडक्ट का प्राइस उतना कम क्वांटिटी उसका डिमांड किया जाएगा, स्मॉलर द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जितना कम प्राइस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका डिमांड रखा जाएगा, दैट इज लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। फंक्शनल रिलेशनशिप भी यहाँ पे दिया गया है बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस। क्या बोलता है, दैट इज dx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x, है ना। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना, ये जो पूरा स्टेटमेंट अपने को क्या बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइसेस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। दैट इज इनवर्स रिलेशनशिप दिखाने का हमको काम कर रहा है। डिमांड शेड्यूल के बारे में हमको बोला गया है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ अपन इसको कंसेप्ट को समझ रहे हैं। क्या बोला गया है, देखो कि प्राइसेस जो है वो आपकी कम कम होते जा रही है, 50 से 40, 30, 20, 10, और आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ता बढ़ता जा रहा है, 10, 20, 30, 40, 50। अच्छा, ये टेबल आपके जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल आपको क्या बता रहा है कि भाई
ये हमारे प्राइस और कमोडिटी इन क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। जब कभी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस, कमोडिटी की प्राइसेस जो है वो फॉल हो जाती है ना, तब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, राइज हो जाती है, ऐसा अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। और इस वजह से यहाँ पे जो आपका कर्व है, दैट इज डिमांड कर्व, भी बिल्कुल भी कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसा आपका डिमांड कर्व यहाँ पे बनने वाला है, राइट। बहुत ही बढ़िया सा, है ना, आपका ये डिमांड कर्व आपको एग्जाम में ड्रॉ करना पड़ सकता है अगर आप यहाँ पे पूरा लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन कर रहे हो तो, राइट। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज अजम्पशंस, है ना। 8 मार्क के लिए अजम्पशंस लॉ के साथ में पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पे हमको जो है वो 7 अजम्पशंस की बात करनी है। 7 अजम्पशंस क्या है, तो जितने भी हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ रखे ना, उन सारे डिटर्मिनेंट्स को एक्सेप्ट प्राइस, उन सबको क्या मानो, कांस्टेंट मान लो या फ्रोजन मान लो, है ना। हर चीज फ्रोजन है, सिर्फ क्या बदलेगा, प्राइस हिलती है। ओके, याद रखने के लिए इजी एकदम, सब कांस्टेंट या फ्रोजन, सिर्फ प्राइस ही हिलती है, यानी कि प्राइस ही चेंज होगी, बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट होने वाला है। दिस इज द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, है ना। याद रखने के लिए हमने इसका न्यूमोनिक भी बना रखा है, ऐसी बात नहीं न्यूमोनिक नहीं बताएंगे, न्यूमोनिक भी है। क्या है, एनएससी पर C2C में ट्रेड लिया। अच्छा, C2C मतलब कैश टू कैश, एनएससी पर कैश टू कैश में ट्रेड लिया, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं क्या, यस। अभी देखो क्या क्या याद रखना है, कैसे कैसे, है ना। सबसे पहले आएगा एन, एन से बोलेंगे दैट इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, है ना। एस से आएगा दैट इज योर प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। मैं यहाँ पे टिक भी करके देता हूँ, ठीक है। एन से आ गया ये, एस से आ गया ये, है ना। ई से क्या आएगा, ई से आएगा दैट इज नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट योर फ्यूचर प्राइस चेंजेस, है ना, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। ओके, एनएसई पर C2C में ट्रेड लिया, सी इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, है ना। उसके बाद आता है दैट इज योर C2, टू से क्या आएगा, टू से आएगा दैट इज नो चेंज इन taste habits preference and fashions. Okay, C2 again, C that is prices of complementary goods, and again trade वाला जो T उससे आएगा that is no change in taxation policy। ऐसे हमारे 7 assumptions यहाँ पे है, that is NSC पर C2C में ट्रेड लिया। एन से आएगा दैट इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, अजम्पशन है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन चेंज हुआ तो डिमांड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एस से आएगा दैट इज प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर प्राइसेस चेंज हो जाएगी तो जो फर्स्ट कमोडिटी है ना, उसकी प्राइस चेंज ना होने के बावजूद भी उसकी डिमांड क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, बिकॉज सब्स्टिट्यूट दूसरा है ना। अगर कोई भी एक प्रोडक्ट जो दो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है, दोनों में से किसी का भी प्राइस चेंज होता है तो दूसरे की डिमांड पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इट्स ओन प्राइस। इसलिए क्या assumption है, दैट इज प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसी आ गया दैट इज एक्सपेक्टेशंस, नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस, क्योंकि लोग जब एक्सपेक्ट करते हैं ना कि फ्यूचर में जाके प्राइसेस चेंज हो जाएगी, तो लोगों की आज की डिमांड पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन टुडेस प्राइसेस। देखो एग्जांपल से समझो, ठीक है। आज अगर कोई चीज जो है वो 100 रुपए से 120 की हो गई और लोगों को ऐसा लग रहा है कि कल को जाके 150 की हो जाएगी। अभी जनरल रूल क्या बोलता है कि प्राइसेस बढ़ने के बाद में डिमांड को कम होना चाहिए, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसकी प्राइसेस और बढ़ने वाली है, तो लोग इसकी डिमांड कम करेंगे क्या, नहीं, उल्टा आज के इस बड़े वाले प्राइस पे लोग इसकी और डिमांड बढ़ा देंगे। तो इसलिए अजम्पशन क्या कर लिया, बोले अगर प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज होगी, या अगर नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, बोले फ्यूचर की प्राइस के बारे में सोचना ही है क्या, नहीं, आज की प्राइस जो है उसके हिसाब से क्या करो, रिएक्ट करो, बाकी हमको पता नहीं है, है ना। इसलिए अजम्पशन रख दिया कि फ्यूचर में प्राइसेस चेंज होगी, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस हमारा नहीं है, दैट इज नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। ओके, एनएसई अगेन आते हैं हमारे C2C, सी से आएगा दैट इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। अजम्पशन है कि लोगों की इनकम कभी भी चेंज होगी क्या, नहीं होगी, बिकॉज लोगों की इनकम चेंज होने के बाद प्राइसेस बढ़ने के बावजूद भी लोग जो है वो लोगों की डिमांड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बिकॉज जब मेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता 10 रुपए की चीज 12 की हो गई या 15 की हो गई, इस बात से, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए अजम्पशन है कि लेवल ऑफ इनकम बिल्कुल भी कांस्टेंट है ना। टी से आएगा दैट इज योर चेंज इन, नो चेंज इन टेस्ट हैबिट्स एंड प्रेफरेंस फैशंस, बिकॉज लोगों की अगर टेस्ट हैबिट्स प्रेफरेंस फैशन चेंज हो जाती है ना, तो प्राइसेस के चेंज ना होने पर भी लोग अपनी डिमांड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बिकॉज आज उनको वो चीज नहीं चाहिए, तो वो उससे उसी प्राइस पे मिल रही है जिस प्राइस में कल मिल रही थी, फिर भी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए अजम्पशन क्या है कि ऐसा कोई चेंज हम अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे अगेन सी से, एक होता है प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगेन सेम जैसा सब्स्टिट्यूट के बारे में बोला, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज होने से, है ना, कम या ज्यादा होने से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या बढ़ सकता है, असर बढ़ सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन इट्स ओन प्राइसेस। इसलिए अजम्पशन कर लिया कि वो प्राइसेस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइसेस कभी भी चेंज नहीं होती है ना, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है।
नेक्स्ट एंड आखिरी पॉइंट हमने बोला दैट इज नो चेंज इन लेवल ऑफ टैक्सेशन, बिकॉज जब सरकार टैक्सेस को चेंज करती है तो लोगों की डिमांड अपने आप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसलिए अजम्पशन कर लिया कि देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसीज। ठीक है, यस, यहाँ पे आपका अजम्पशंस वाला सवाल जो है बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे लिए बनता है दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस किसे बोली जाती है, जहां ऐसी सिचुएशंस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। कि जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड में बोला गया है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन एक्सेप्शंस ऐसी सिचुएशंस है, ऐसे एग्जांपल्स है जहां पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाया जाएगा, और जहां पे प्राइसेस के बढ़ने के बाद भी लोगों की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, या प्राइसेस के कम होने के बाद में लोगों की डिमांड बढ़ने के बजाय उल्टा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाए बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, वो सारे ही हमारे लिए क्या बन जाएंगे, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड बन जाएंगे। अभी जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा बिल्कुल भी अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जनरल रूल ये बोलता है कि डिमांड कर्व का ग्राफ क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शंस में क्या हो जाता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग बन जाता है, राइट। यस, तो ये हमारा एक्सेप्शंस वाला पॉइंट है। एक्सेप्शंस के अंदर कितने पढ़ने हैं अपने को पॉइंट्स, तो हमको यहाँ पे सर टोटल 6 पॉइंट्स पढ़ने हैं। 6 पॉइंट्स याद कैसे रखेंगे सर, बहुत ही इजी है, आपको बस इतना याद रखना है दैट इज जीपीएस हाई, है ना। स्टेटमेंट बड़ा ही इजी, आप समझ के रखो, दैट इज अगर जीपीएस हाई हो गया तो डायरेक्शंस गलत दिखाएगा, है ना। देखो डिमांड कर्व का जो ग्राफ है क्या वो भी यहाँ पे गलत डायरेक्शन में जा रहा है क्या, जैसा उसको जाना चाहिए वो इस डायरेक्शन में है क्या, नहीं, ये उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये गलत दिशा में जा रहा है, एक्सेप्शन है इसलिए गलत कर रहा है, इसलिए हमने बोला दैट इज जीपीएस हाई। हाई का मतलब क्या है, आप लोगों को कभी दारू पीने के बारे में पता है, आपने सुना होगा कि यार वो आदमी बहुत ही बेवड़ा है, उसने तो फुल एकदम हाई टल्ली था, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बोला गया है जीपीएस अगर हाई होगा, हाई मतलब क्या, जीपीएस ने अगर फुल पी लिया, जीपीएस कौन, जो आपको लोकेशन दिखाता है ना, अगर आपका जीपीएस ही फुल ऑन टल्ली है, हाई है, तो आपको कभी भी सही दिशा बताएगा क्या, नहीं, बिकॉज उसको खुद को होश नहीं है, वो खुद भी मदहोश हो चुका है ना, और इस मदहोशी में वो कभी भी आपको सही डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, इसलिए क्या बन गया, एक्सेप्शन बन गया, है ना। तो इसलिए आंसर भी याद रखना है आपको, दैट इज अगर जीपीएस हाई होगा तो डायरेक्शन गलत दिखाएगा। आंसर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे निकलने लगा दैट इज जीपीएस हाई से। और जी से क्या आएगा, जी से आएगा दैट इज योर गिफन्स पैराडॉक्स, है ना। जीपी अगर भी बोल दो तो चलेगा, दैट इज गिफन्स पैराडॉक्स, है ना। पी से यहाँ पे आपकी दो चीजें आती है, एक होता है प्रेस्टीज गुड्स और एक होता है दैट इज योर प्राइस इल्यूजन, है ना। पी से कितनी चीजें, दो चीजें, कौन सी, एक होता है प्रेस्टीज गुड्स और दूसरा होता है प्राइस इल्यूजन, है ना। एस से क्या आएगा, एस से आएगा दैट इज योर स्पेक्यूलेशन, है ना। एंड हाई, एच से क्या आएगा, एच से आएगा दैट इज योर हैबिचुअल गुड्स, एंड आई से आएगा आपके लिए इग्नोरेंस, है ना। ऐसे बढ़िया से 5 पॉइंट हमारे यहाँ पे बनते हैं। ओके, बहुत ही इजी से सारे पॉइंट्स अपन यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, क्या बोला है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कि अगर जीपीएस हाई होगा तो डायरेक्शंस गलत दिखाएगा। जी से क्या आएगा, दैट इज गिफन्स पैराडॉक्स। अभी गिफन्स पैराडॉक्स क्या बोलते हैं, देखो जो भी इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स है, लो क्वालिटी की गुड्स है ना, उन केसेस में गिफन्स पैराडॉक्स का कंसेप्ट लगता है। उन केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जब कभी भी ऐसे इंफीरियर क्वालिटी के, लो क्वालिटी की गुड्स जब मार्केट में है, उनकी प्राइसेस जब बढ़ने लगती है ना, तो लोगों की डिमांड उसकी इसमें बढ़ने लगती है, कम होने लगती है क्या, नहीं। और एक एडिशनल चीज यहाँ पे याद रखो कि ये जो लो क्वालिटी और इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स है, ये हमारी नेसेसिटी होनी चाहिए, और इसके कोई भी मार्केट में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होने चाहिए। इसके जो भी सब्स्टिट्यूट्स होंगे वो कौन से होंगे, फिर लग्जरियस होंगे, है ना, सादे होंगे क्या, नहीं, है ना। तो क्या याद रखना है, इंफीरियर क्वालिटी, लो क्वालिटी के गुड्स जो लोगों के लिए क्या होता है, नेसेसरी गुड्स होते हैं, और मार्केट में उसके लग्जरियस सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, इजी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। ऐसे केस में क्या देखा जाता है, को क्या देखा जाएगा, यहाँ पे देखा जाएगा कि जो भी हमारे किस, अच्छा चंदू, ये किसने देखा है सबसे पहले समझ लेते हैं। ये देखा है हमारे सर रॉबर्ट गिफन ने। इन्होंने इंग्लैंड में क्या ऑब्जर्व किया कि लोगों की जो डिमांड है रिलेटेड टू द ब्रेड एंड मीट, उसके बारे में इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। तो क्या होता है, ब्रेड जो है वो लोगों की नेसेसिटी है और मीट उनके लिए क्या है, लग्जरी है। तो जब कभी भी ब्रेड की प्राइसेस बढ़ती थी ना, लोगों की डिमांड फॉर ब्रेड क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, और जब कभी भी ब्रेड की प्राइसेस कम होती थी, लोगों की ब्रेड की डिमांड क्या होती थी, कम होती थी। इसके पीछे का लॉजिक समझो क्या होता है। अभी ब्रेड जो है हमारी नेसेसिटी है, तो ब्रेड की प्राइसेस बढ़ गई, अब नेसेसिटी है तो खरीदना तो पड़ेगा, लोग इसको खरीद रहे थे, और लोग खरीदने में अपना पूरा पैसा गवा बैठते थे। लोगों के पास में पैसा बचता था क्या, नहीं, और बचा भी तो थोड़ा सा ही बचता, तो लोग क्या सोचते थे, पूरा पैसा किस पे लगाओ, फिर ब्रेड पे ही लगा दो, कोई और चीज करनी है क्या, नहीं करनी, बिकॉज वो क्या है, जरूरी है। तो इसलिए इसकी डिमांड जो है वो यहाँ पे बढ़ जाती थी। लेकिन अगर ब्रेड की प्राइसेस कम होने लगे ना, तो लोग क्या करते थे पता है क्या, इनकी डिमांड को कम कर देते थे। क्यों, बिकॉज आज ये मेरी नेसेसिटी है, जो पहले महंगा आ रहा था आज वो क्या हो रहा है, सस्ता आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे पैसा कितना लगेगा, कम लगेगा। जब कम पैसे में मेरे को ये चीज मिल रही है और मेरे पास अच्छा खासा पैसा बच रहा है, तो लोग क्या सोचते हैं, क्यों ना थोड़ा और पैसा बचाया जाए और क्या कंज्यूम किया जाए, लग्जरी को कंज्यूम किया जाए, मीट को कंज्यूम किया जाए और ब्रेड का कंजम्पशन कम किया जाए।
है ना। तो इसलिए क्या देखा गया, जब कभी भी ब्रेड की प्राइसेस कम होती है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है और लोग फिर सब्स्टिट्यूट जो उनके है लग्जरियस, उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है। और वही जब इनकी प्राइसेस बढ़ती है ना, तो लोगों की परचेसिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लोगों को अपना पूरा पैसा कहां लगाना पड़ता है, इस नेसेसिटी पर ही लगाना पड़ता है। सो इसके लिए क्या देखा गया सर रॉबर्ट गिफन की तरफ से, कि लोग जो है वो कभी भी, जब कभी भी ऐसे इंफीरियर क्वालिटी के नेसेसरी गुड्स की प्राइसेस बढ़ती है तो इनकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, और जब कभी भी इनकी डिमांड प्राइसेस कम होती है तो इनकी डिमांड को लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, और वो प्रीफर करते हैं कि वो क्या करेंगे, सुपीरियर गुड्स को खरीदना पसंद करेंगे, उनकी डिमांड वो लोग करने वाले हैं। ओके, पी से आएगा, दैट इज योर सेकंड पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स किसे बोला जाता है, ऐसी चीजें जो स्टेटस सिंबल होती है, सोना चांदी डायमंड्स, है ना, हम इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे गुड्स के केस में क्या देखा जाता है, लोग जो है अपनी रिचनेस को बताना चाहते हैं कि मैं इतना अमीर हूं। अभी ऐसा अमीरी बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब ये चीजें महंगी हो गई इनको और खरीदना पड़ेगा। जब आप ऐसी प्रेस्टिजियस चीजों को महंगा होने के बाद और खरीदते हो मेरी अमीरी दिखाने के लिए, तो फिर इस केस में अगेन क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, बिकॉज प्राइसेस के बढ़ने के बाद भी आप इन चीजों की डिमांड को बढ़ा रहे हो, है ना। दैट इज योर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, थर्ड चीज बोलिए, दैट इज जीपीएस, है ना, इससे आएगा, दैट इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन में क्या बोला है, जो भी ऐसी चीजें है जो स्पेक्यूलेशन जिनकी डिमांड में होता है ना, ऐसी चीजें जिनकी प्राइसेस जो है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है। ऐसे केस में क्या देखा जाता है, जब कभी भी लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी प्राइसेस और भी फ्यूचर में बढ़ने वाली है ना, तो लोग उसकी बढ़ते हुए प्राइस पे भी और भी डिमांड को क्या करने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं शेयर प्राइसेस का, बॉन्ड प्राइसेस का। अगर शेयर्स की प्राइसेस है जो बढ़ने लगी है ना, लोगों को लग रहा है कि ये शेयर और भी बढ़ने वाला है। अच्छा, बढ़ते प्राइस पे अपर सर्किट पे भी लोग उसको ज्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं क्या, यस। क्यों, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है, ये और भागेगा, ये और पैसा कमा के देगा, इसलिए लोग उसको क्या करते हैं, महंगे में भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। वही समझो कोई शेयर ऐसा है जो एकदम लोअर सर्किट लगाया जा रहा है, जो जिसकी शेयर प्राइसेस गिरते जा रही है, गिरते जा रही है, गिरते जा रही है। अभी गिरते हुए प्राइस पे कोई भी उसको खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। उल्टा लोग सब उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे बेच रहे बेच रहे बेच रहे, कोई भी उसकी डिमांड नहीं कर रहा है। उसकी डिमांड क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है ना। तो यहाँ पे उल्टा होता है, इन केस ऑफ स्पेक्युलेटिव गुड्स क्या बोला जाता है कि बढ़ते हुए प्राइसेस पे लोगों की डिमांड बढ़ती है और कम होते हुए प्राइसेस पे लोगों की डिमांड कम हो जाती है ना जी। कहाँ देखा जाता है, शेयर्स के केस में, प्राइसेस ऑफ ऑयल शुगर, है ना, बिफोर दिवाली वगैरह, दिवाली के पहले शुगर की प्राइसेस कम होती है, लेकिन जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ जाए शुगर की प्राइसेस भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो लोग क्या करते हैं, पहले से ही उसको खरीदना प्रिफर करते हैं। ठीक है, यस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज ओके, प्राइस इल्यूजन। पी से हमारा बच गया था। प्राइस इल्यूजन में क्या बोला कि लोगों के दिमाग में वहम है। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, वहम, कि जो चीजें महंगी होती है वो हमेशा क्या होती है, अच्छी होती है। तो इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, महंगी चीजें खरीदने लगते हैं। तो जब जिसकी प्राइस बढ़ने लगती है, लोगों को क्या लगता है, अरे यार ये इतना महंगा है, मतलब ये अच्छा ही होगा, और इस चक्कर में उसकी प्राइसेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो लोग उसकी डिमांड को भी बढ़ा रहे हैं। प्राइस इल्यूजन लोगों के दिमाग की बात है ना। एंड हाई, हाई से क्या है, हैबिचुअल गुड्स। ओके, अगर कोई भी ऐसी चीजें जो लोगों की हैबिट है, कंजम्पशन जिसका जरूरी है लोगों के लिए, तो लोग क्या करते हैं, ऐसी चीजों की प्राइसेस बढ़ने के बाद भी उनका कंजम्पशन कांस्टेंट रखते हैं, या तो और भी बढ़ाते हैं, कम कभी भी करने वाले क्या नहीं। तो प्राइसेस के बढ़ने के बाद भी जहां पे डिमांड कम नहीं होती, वो कौन से गुड्स है, हैबिचुअल गुड्स है। अल्कोहल हो गया, चाय हो गया, है ना, ऐसी चीजें जहां पे लोगों के लिए क्या है भाई, जरूरी है, एडिक्शन है उस चीज का, तो चाहिए, मतलब चाहिए। बढ़ते प्राइसेस पे भी लोग उसकी डिमांड करेंगे क्या, यस, बिल्कुल करेंगे। इग्नोरेंस में क्या बोला गया है कि लोग जो है बिल्कुल भी किसी चीजों को लेके इग्नोरेंट होते हैं, प्राइस को लेके इग्नोरेंट होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, महंगे प्राइस पे भी चीजों को खरीद लेते हैं, सोचते क्या ज्यादा आगे पीछे नहीं सोचते, बिकॉज दे आर इग्नोरेंट अबाउट द प्राइसेस। तो उन्होंने महंगे प्राइस पे भी डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना, ऐसा अपन बोल सकते हैं। सो दीज आर द 6 एक्सेप्शंस टू योर लॉ ऑफ डिमांड। याद रखने के लिए इन्होंने क्या दिया, इज जीपीएस हाई। अगर जीपीएस हाई होगा तो डायरेक्शंस गलत दिखाएगा। जीपीएस हाई, जी से आएगा दैट इज गिफन्स पैराडॉक्स। पी से दो चीजें, एक होता है प्रेस्टीज गुड्स, एक होता है प्राइस इल्यूजन, है ना। एस से आएगा दैट इज योर स्पेक्यूलेशन। ओके, एच से आएगा दैट इज योर हैबिचुअल गुड्स, एंड आई से आएगा दैट इज योर इग्नोरेंस। 6 पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखना है। एंड अभी अपन बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल के ऊपर। देखो ये जो पॉइंट है, आखिरी सवाल है ना, बिल्कुल भी बढ़िया है। इसके ऊपर बहुत बार जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाता है। इसके ऊपर जो है वो लास्ट मार्च 2024 के अंदर आई गेस, है ना, 8 मार्क के लिए सवाल आ गया था, दैट इज एक्सप्लेन द वेरिएशंस एंड चेंजेस इन डिमांड, है ना। 8 मार्क के लिए सवाल भी पूछा जा सकता है, वेरिएशंस एंड चेंजेस इन डिमांड, ऐसा सवाल भी आप लोगों के लिए यहाँ से बन सकता है। तो पूरा पूरा ध्यान देना है, बहुत ही इजी सा सवाल यहाँ पे बन रहा है ये, है ना, और 8 मार्क बिल्कुल भी डेफिनेटली आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अगले 10 मिनट आप मेरे पास ध्यान दो, बस 10 मिनट में चैप्टर खत्म होने वाला है और हमारा पूरा ये रिवीजन जो है चैप्टर नंबर 3 का यहाँ पे एंड हो जाएगा। बिल्कुल 1 घंटे के अंदर हम ये रिवीजन को खत्म कर देंगे। देखो ध्यान दो क्या बोला है, सबसे पहला वेरिएशंस इन डिमांड। वेरिएशंस इन डिमांड कब होता है,
जब कभी भी डिमांड जो है प्रोडक्ट का या तो बढ़ने लगे या तो कम होने लगे ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। जब कभी भी प्राइसेस के चेंज होने से प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होने लगे, या तो बढ़ने लगे या तो कम होने लगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशंस इन डिमांड बोलते है ना। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देखो प्राइस अलोन, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने से जब डिमांड चेंज होने लगे उसको क्या बोला जाएगा, वेरिएशंस इन डिमांड एंड अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स मतलब कौन से, इनकम, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस बदल रहा है और उससे डिमांड चेंज होती है तो उसको क्या बोला जाएगा, वेरिएशंस इन डिमांड। देखो सबसे पहला केस क्या बोला, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन किसे बोला जाता है, बढ़ना। जब कभी भी प्रोडक्ट की प्राइसेस कम होने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, उस केस को क्या बोल दिया जाएगा, एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोल दिया जाएगा। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अच्छा, एक्सपांशन ऑफ डिमांड में क्या होता है, देखो इस एग्जांपल से समझो। पहले आपकी प्रोडक्ट की प्राइस थी P और क्वांटिटी डिमांडेड था Q, तो दोनों का इंटरसेक्शन बनता था इस A पॉइंट के ऊपर, है ना। बाद में क्या हो गया, बाद में प्रोडक्ट की प्राइसेस चेंज हो गई और हो गई वो P1। अभी प्राइसेस कम होने के बाद हमको पता है कि क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से क्या हो गई, Q1। तो प्राइसेस के कम होने से डिमांड हो गई ज्यादा। देखो P1 और ये हो गया Q1 का इंटरसेक्शन, दैट इज योर पॉइंट B। तो पहले हमारा डिमांड कर्व था विच इज योर डाउनवर्ड स्लोपिंग फॉर दैट A पॉइंट। अभी ये और भी नीचे की ओर क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, बिकॉज B पॉइंट उसके भी क्या आ गया, नीचे आ गया। तो इसके लिए क्या बोला जाता है, इन केस ऑफ एक्सपांशन ऑफ डिमांड, आपका जो डिमांड कर्व है ना वो क्या करता है, वो करता है डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है ऑन द सेम डिमांड कर्व। डिमांड कर्व चेंज होगा क्या, नहीं, सेम डिमांड कर्व पे क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट जो है हमको यहाँ पे दिखाई देने वाला है इन केस ऑफ योर एक्सपांशन ऑफ डिमांड। ठीक है, यस, ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब कम होना। जब कभी भी आपकी जो डिमांड है ना वो कम हो जाए, किस वजह से, प्राइसेस के बढ़ने से। प्राइसेस के बढ़ जाने से क्वांटिटी डिमांडेड जब कम हो जाता है ना, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का केस बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कैसा है, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, पहले आपकी प्रोडक्ट की प्राइस थी P और क्वांटिटी डिमांडेड था Q, और इन दोनों का इंटरसेक्शन बनता था दैट इज इस B पॉइंट के ऊपर, ओके, प्राइस एंड क्वांटिटी का। बाद में प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ के क्या हो गई, P2 हो गई, और प्राइसेस बढ़ने से हमने बोला है कि लॉ ऑफ में क्या बोला गया है, डिमांड क्या हो जाती है, कम, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, क्या हो गई, OQ2 हो गई। ओके, ऐसा करने से जब प्राइसेस बढ़ गई और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई तो नया इंटरसेक्शन आ गया इस पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट ए। तो अभी आपका पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व था, अभी उसको ही इंटरसेक्ट करता हुआ उसके ऊपर भी जा रहा है कि आपका डिमांड कर्व। यस, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या करता है, वो एक अपवर्ड मूवमेंट करता है। वो क्या करता है, वो एक अपवर्ड मूवमेंट करने लगता है ऑन द सेम डिमांड कर्व। डिमांड कर्व चेंज होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे होगा हमारा मूवमेंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हर चीज जो है हमारे नोट्स में लिखी हुई, आप बस नोट्स पढ़ो और इसको जो है अपने वर्ड्स में, टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज में वहां पे इलेबोरेट करके आ जाओ, आपका काम हो गया, है ना। दो चीजें पढ़ते अपन वेरिएशंस इन डिमांड के अंदर, एक होता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन मतलब डिमांड का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड का कम होना। एक्सपांशन के केस में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा और कॉन्ट्रैक्शन के केस में अपवर्ड मूवमेंट होने वाला है। चलो आखिरी पॉइंट पे आता है, दैट इज चेंजेस इन डिमांड। चेंजेस इन डिमांड में क्या बोला गया है, जब कभी भी आपकी डिमांड या तो बढ़ जाएगी या तो कम हो जाएगी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस रिमेनिंग द कांस्टेंट, है ना। बोले प्राइस को कांस्टेंट रखो और जो दूसरे फैक्टर्स है, दूसरे डिटरमिनेंट्स है, उसमें कुछ चेंज आएगा, दैट चेंज आइदर फेवरेबल होगा या तो अनफेवरेबल होगा। ठीक है, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, दूसरे फैक्टर्स में अगर चेंज आए और उस वजह से अगर डिमांड चेंज हो गई तो उसको क्या बोला जाएगा, चेंजेस इन डिमांड बोला जाएगा। राइट, चलो एग्जांपल पढ़ते, क्या बोला है, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, इसके दो टाइप्स होते हैं चेंजेस इन डिमांड के। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है, डिमांड का बढ़ना। अभी डिमांड कब बढ़ेगी, तो बोले जब दूसरे फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आएगा। फेवरेबल मतलब क्या, अच्छा भला हो रहा है ना, जैसे कि लेट से इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है वो बढ़ गई तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कम हो गई तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। टैक्सेशन कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। बोले अदर फैक्टर्स जितने भी है, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर चेंज होते हैं, फेवरेबल चेंजेस आते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, ऐसे केसेस में ग्राफ का क्या होगा देखते, देखो डिमांड कर्व के बारे में। प्राइस हमारी बिल्कुल भी कांस्टेंट है, पहले क्वांटिटी जो है वो क्यू क्वांटिटी हम डिमांड करते थे ओ क्यू, तो इंटरसेक्शन आता था इस ए पॉइंट के ऊपर। अभी जो है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्राइस रिमेनिंग द कांस्टेंट, तो प्राइस पी है और क्वांटिटी क्या हो गया, ओ क्यू वन हो गया, है ना। इस Q1 तक चला गया, क्वांटिटी बढ़ गया। अभी इंटरसेक्शन आ गया इस बी पॉइंट पे। अभी सेम डिमांड कर्व ऐसा जा सकता है क्या, नहीं जाता है। डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक नया डिमांड कर्व यहाँ पे हमको ड्रॉ करना
पड़ेगा विच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ओके, जो इस पॉइंट से गुजरता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका डिमांड कर्व है इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड क्या करता है, एक राइटवर्ड मूवमेंट करता है। क्या करता है ये, राइटवर्ड शिफ्ट करता है, सॉरी क्या बोला, यहाँ पे क्या करेगा ये करेगा राइटवर्ड शिफ्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, या फिर आउटवर्ड शिफ्ट भी अपन इसको बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड आपका डिमांड कर्व क्या करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट, आउटवर्ड शिफ्ट यहाँ पे दिखाई देने वाली है, और एक नया डिमांड कर्व बनता है जिसको नाम क्या दिया, D1 है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि डिमांड कर्व जो राइट हैंड साइड शिफ्ट करेगा, नया डिमांड कर्व बन जाएगा, दैट इज DD2 D1 यहाँ पे हमको दिखाई देता है। एंड द लास्ट पॉइंट जो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं ना, दैट इज लास्ट पॉइंट इज योर डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड में क्या बोला गया है कि जब कभी भी आपकी डिमांड कम होती है, क्यों, क्योंकि जो अदर फैक्टर्स है ना उसमें अनफेवरेबल चेंजेस आ गए। अनफेवरेबल माने क्या, बोले इनकम कम हो गई, सब्स्टिट्यूट्स की प्राइसेस कम हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइसेस बढ़ गई, बोले पॉपुलेशन कम हो गई, है ना, हमारा जो भी लेट्स से टैक्सेशन है वो सरकार ने बढ़ा दिया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई, है ना। इस वजह से जब आपकी डिमांड कम होने लगे, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, तो उसे क्या बोला जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड का केस बोल दिया जाएगा। अच्छा, डिक्रीज इन डिमांड में होता क्या है, देखो प्राइस हमारी बिल्कुल भी क्या है, कांस्टेंट है। पहले हमारा क्वांटिटी कितना था, OQ क्वांटिटी, अपन इतना डिमांड कर रहे थे। अभी क्या हो गया, OQ क्वांटिटी था, प्राइस था P, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आता था इस पॉइंट पे, और यहाँ पे हमारा पॉइंट बनता था, उसको नाम दिया A। अभी क्या हो गया, अभी हो गई हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम, अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से इनकम कम हो गई लेट से, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो हमारी कांस्टेंट है, और क्वांटिटी अभी कितना हो रहा है, OQ2 डिमांड हो रहा है, तो क्वांटिटी कम हो गया, है ना। अभी इन दोनों के बीच में यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, इसको नाम दिया दैट इज पॉइंट बी। अभी ये सेम डिमांड कर्व इधर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, इसलिए क्या बोला कि ये जो ओरिजिनल डिमांड कर्व है DD, इसके लेफ्ट हैंड साइड हमको एक नया डिमांड कर्व बनता हुआ दिखाई देगा इस पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए, जिसको नाम क्या दिया, D2 ओके। तो ये जो डिमांड कर्व नया वाला बन रहा है ना, विच इज लेफ्ट हैंड शिफ्ट हमको दिखा रहा है ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व ये बनता है, इसको हम इनवर्ड भी बोल सकते हैं ना। ये ओरिजिनल डिमांड कर्व के कहां बनता है, इनवर्ड बनता है, कहां बनता है, इनवर्ड, उसके अंदर ओरिजिन और उसके बीच में ये नया डिमांड कर्व यहाँ पे बन रहा है, विच इज योर D2 ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। यस, तो हमको जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 3A है, दैट इज डिमांड एनालिसिस, उसका रिवीजन खत्म होता है। आई होप आप लोगों को रिवीजन पसंद आया होगा। जरूर जरूर ये रिवीजन अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बोलिए कि भाई सर बहुत अच्छे रिवीजन डाल रहे हैं, इनका चैनल सब्सक्राइब करो, खुद भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट करना जरूर 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 बिल्कुल भी मत भूलो, ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नए नए रिवीजन वीडियोस आप लोगों के लाने का, ठीक है। तो जल्दी से हम मिलते हैं हमारे अगले रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जरूर दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे ना तो जरूर जरूर कमेंट कीजिए, है ना, तभी मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। ओके, यस, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जरूर जरूर इसको नोट कीजिए, यस, मिलते हैं।